ओके। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चर? जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में सोचते हैं पढ़ते हैं तो क्या जहन में आती है चीज? ओके। एक प्लांट्स हैं उसको हम एक आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर ग्रो करते हैं। अच्छा, इसके बारे में आज का जो लेक्चर होगा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में होगा कि ये क्या होता है टिश्यू कल्चर, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके कंसेप्ट्स क्या हैं। ठीक है। इसके लिए स्टडिंग प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसका ओवरव्यू देंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसके स्टेप्स क्या है, जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है। कल मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था ना आप लोगों को। अच्छा, प्लांट टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। अब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? हर चीज हमारे कंट्रोल में होगी, हर चीज उसके अंदर हमारे कंट्रोल में होगी। ठीक हो गया। और इसके अलावा यूजिंग स्मॉल टिश्यू सैंपल होंगे, इट एनेबल द रीजनरेशन। अच्छा, यहाँ पर ना काफी टर्म्स आएंगे रीजनरेशन का मतलब। एक जनरेशन होती है, एक होती है रीजनरेशन। व्हाट डज इट मीन? रीजन नई जनरेशन बन जाएगा, एक पार्ट है उसी की एक नई जनरेशन बन जाएगा, उसे कहते हैं रीजनरेशन। अच्छा, इसके कंसेप्ट मैं दो तीन चार आपको आज पढ़ाने की कोशिश करूंगा। क्या इसमें सेल एंड ऑर्गेन कल्चर इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊं एम्ब्रियोजेनिसिस। ये कल भी मैंने थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ाया था। ये एक क्या होता है कि अब आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होते हैं। प्लांट का ये हो गया ब्रांच। यहाँ पर होता है टिप्स के ऊपर होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्या होते हैं? अच्छा, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ना वो होते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। क्या होते हैं? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। वो क्या होते हैं? अच्छा, दो तरह की ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर, एक होती है वेजिटेटिव, एक होती है रिप्रोडक्टिव। ठीक है। जो जहां पर शूट टिप के ऊपर पहले जो सेल्स होते हैं ये होते हैं वेजिटेटिव। ठीक है। अच्छा, वेजिटेटिव मेरिस्टेम बाद में रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। यहां तक कंफ्यूजन? ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। अब क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएटेड किसे कहेंगे? अच्छा, जब वो एक्टिवली डिवाइडिंग होती है ना, फर्स्ट क्या एक्टिवली डिवाइडिंग मतलब ये हमारा जो रूम है, ये जो हमारा एफएएस है या आईएजीएस होता था पहले, जब ये बना होगा, जिस डिफरेंट रूम बने होंगे। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता होगा कि ये यहाँ पर लेक्चर रूम बनाना है, यहाँ पर लैब बनानी है। इट मीन अभी ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे। क्या थे? ये सारे रूम क्या थे? मेरिस्टेमेटिक अनडिफरेंशिएटेड थे, अभी तक ये डिफरेंशिएट नहीं हुए थे। मैथमेटिक सेल्स का मतलब ये है कि बन रहे हैं, मल्टीप्लाई कॉपीज बन रही हैं। समझ आ गई? इसे कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड। क्या है? अभी तक तो वो पता नहीं चला कि ये राजू वालों को मिलना है वो या ये हॉर्टिकल्चर वालों को मिलना है, ये भी नहीं पता चला। अभी ये भी पता चला कि ये लेक्चर रूम बनेगा या लैब बनेगा। इसे कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड। पर ये हमें पहले आने बार रूम बना लिए, बाद में हमने डिसाइड करना है कि कौन सा रूम। अगर यहाँ पर लेक्चर रूम बनाना है तो यहाँ पर मल्टीमीडिया लगेगा, चेयर्स लगेगी। तो अब ये डिफरेंशिएटेड लेक्चर रूम हो गया। अब ये क्या हो गया? इसमें मैथमेटिक्स सेल जो होती है बच्चे, वो क्या होते हैं कि वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। क्या होते हैं? अन। यहाँ तक कंफ्यूजन? एवरीथिंग इज क्लियर? अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कि अभी वो मेरिस्टेमेटिक सेल जो है कोई फंक्शन नहीं कर रहा है उनका। अभी सिर्फ वो एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं और नए रूम सेल्स बन रहे हैं, नए रूम्स बन रहे हैं।
लेकिन जब जब ये कंफर्म हो गया कि ये रूम लेक्चर रूम होगा, इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, मल्टीमीडिया लगा देंगे, ये बोर्ड लगा देंगे, चेयर रख दिया, नाउ दिस इज अ डिफरेंशिएटेड लेक्चर रूम। ठीक है। इस टाइम मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, जब वो लीफ बन जाते हैं, लीफ सेल, नाउ दे आर डिफरेंशिएटेड लीफ सेल। अब वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं रहे, अब क्या हो गए, डिफरेंशिएटेड लीफ सेल। नॉर्मली जब ये लीफ सेल बन जाते हैं फिर फर्दर डिवीजन नहीं होती, फर्दर डिवीजन उसकी नहीं होती। अब क्या हो गया, वो डिफरेंशिएटेड। अब ये रूम बन गया ना, अब बर्तन तो नहीं है इधर कुछ करना, अब हर रोज का जहां पर क्या हुआ करेगा, लेक्चर हुआ करेगा। ठीक है, इट मीन अब डिफरेंशिएटेड क्या हो गया, लेक्चर रूम हो गया। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब हमने ये मालूम करना है कि रीजनरेशन, अब बात आई है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब ये होता है कि आपने दोबारा से उसमें से नया प्लांट बनाना। हमने एक सेल लेना है, हम चाहते हैं कि उस सेल से दोबारा नया पौधा बने। एक सेल लिया और उस सेल से दोबारा नया प्लांट बनेगा। वो कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये है कि वो कैसे बनेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि उन सेल्स को दोबारा से कल्चर करेंगे। लेकिन अगर हमने या या फर्ज किया हमने दोबारा से इस सेल से के अंदर लैब बनानी है, फर्ज किया हमारा इरादा बन रहा है कि जहां हम एक लैब बनाए, तो क्या करेंगे? अच्छा, फातिमा सर, सॉरी फातिमा, इसको ना पहले हम ये चेयर निकालेंगे। ठीक है, पहले मल्टीमीडिया निकालेंगे, ये चीजें निकालेंगे, पहले हम इसको फिर दोबारा से अनडिफरेंशिएट वो आप बात नहीं है, इसको दोबारा से मैथमेटिक साथ बनाएंगे, इसको दोबारा से। ठीक है, फिर उसके अंदर ऐसी ट्रीटमेंट देंगे कि दोबारा से वो लैब डिफरेंशिएटेड लैब सेल बन जाए। अब ये डिफरेंशिएटेड लेक्चर रूम है, अब हम चाहते हैं कि डिफरेंशिएटेड लैब बन जाए। तो क्या करेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट तो नहीं है कि आप लैब वालों से हम नहीं करना है। पहले आप यहाँ की चीजें बाहर निकालेंगे, पहले इसको अनडिफरेंशिएट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, बच्चे समझ आ रही है, पहले क्या करेंगे, अनडिफरेंशिएशन, फिर हम उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे। इसी तरह आपने प्लांट के किसी भी सेल के हिस्से से आपने दोबारा पौधा बनाना है, पहले उसको अनडिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसको डी डिफरेंशिएट करेंगे या री डिफरेंशिएशन करेंगे। तो समझ, इसको रीजनरेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं कि एक सेल को से हमने अगर नया पौधा बनाना है, हम डायरेक्ट उस सेल से नया पौधा नहीं बनाएंगे, पहले हम उसका एक प्रोसेस करेंगे, उस प्रोसेस के थ्रू पहले उसको अनडिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसको डी डिफरेंशिएशन की तरफ लेके जाएंगे। यहां तक क्लियर हो बात? अब ये सारा काम करने के लिए हमें एक, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इज अ टेक्निक फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट यूजिंग स्मॉल टिश्यू सैंपल। अब स्मॉल का पहले एक टिश्यू सैंपल लेंगे, ठीक है, और उससे हम क्या करेंगे कि टिश्यू सैंपल इट एनेबल्स द रीजनरेशन ऑफ द होल प्लांट फ्रॉम अ फ्यू सेल्स। ठीक है, allowing for the rapid propagation and improved disease resistance। प्लांट टिश्यू कल्चर के तीन चार ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो हमने ये मालूम करना होता है कि हमने डिजीज फ्री प्लांट बनाने होते हैं, ठीक है, और इम्प्रूव प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट को हमने रीजनरेट करवाना होता है। अच्छी वाले क्रॉप वाले प्लांट होते हैं उनको हमने रीजनरेट करवाना होता है। यहां तक समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो अलोइंग फॉर द रैपिड प्रोपेगेशन एंड इम्प्रूव डिजीज रेजिस्टेंस। समझ आ गई आप लोगों को? तो इसमें क्या किया जाए कि हमने प्लांट ग्रो करने हैं जो कि अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा, लेकिन उसकी एक लॉजिक होगी। ये नहीं कि अंधेवाह हमने प्लांट ग्रो कर देने हैं, हमने प्लांट का कोई पार्ट ले रहे हैं और अंधेवाह ग्रो कर दिया, ऐसा नहीं होगा, उसकी एक लॉजिक होगी। समझ आ रही है? उसकी क्या होगी, एक लॉजिक होगी, और उस लॉजिक के साथ ही हम प्लांट को ग्रो करेंगे। उससे क्या होगा कि सबसे पहले हम प्लांट्स के सेल्स लेंगे, उनको एक ऐसे मीडिया के अंदर रखेंगे
अच्छा, अब मैंने कहा कि जब प्लांट के लीफ के सेल डिफरेंशिएट हो गए, अब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। इसलिए हमें एक ऐसा मीडिया चाहिए होगा और उसके अंदर ऐसे हार्मोन चाहिए होंगे जो इसको दोबारा से सेल डिवीजन को स्टार्ट कर देगा। तो आपको पता है सेल साइकिल आपने पढ़ा होगा। सेल साइकिल क्या होता है? एक पूरा साइकिल होता है जिसके अंदर एक होता है माइक्रोटिक फेज, फिर क्या होता है, इसके 4 स्टेप्स होते हैं। माइक्रोटिक फेज, गैप 1, फिर सिंथेसिस फेज, फिर गैप 2। ये शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। ये सेल साइकिल, इसे क्या कहते हैं? सेल साइकिल है कि सबसे पहले गैप 1 आता है, फिर डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, फिर एक गैप आता है, फिर माइटोसिस की सेल डिवाइड हो जाता है। अच्छा, ये इट कीप्स ऑन सेल साइकिल, सेल मेरिस्टेमेटिक सेल जो डिवाइड होते रहते हैं। लेकिन अगर यहां पर जी1 की बजाय जी0 आ जाए, रेस्टिंग फेज आ गई, इसका मतलब है देयर इज नो मोर सेल डिवीजन। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि रेस्टिंग फेज आती कैसे है। अब डिफरेंशिएट हो गए सर, अब क्या हो गए? Now these cells are differentiated, leaf cell, root cell या जो भी है, फ्लावर सेल। ठीक हो गया। अब हमने इसको दोबारा से जी0 से जी1 में कन्वर्ट करना है। हम क्यों क्या क्या चाह रहे हैं? हम इसको दोबारा से रीजनरेशन चला रहे हैं। हम एक ऐसा पौधा उसी तरह का और पौधा बनाना चाह रहे हैं कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोबारा एक दिन हमें एक ऐसा मीडिया चाहिए होगा, हमें एक ऐसा मीडिया चाहिए होगा जिसके अंदर ये जी1 दोबारा से एक्टिव हो जाए। या आपको कोई कंफ्यूजन जिन्हें कि हमें एक ऐसा मीडिया चाहिए, इस मीडिया के अंदर ये जी1 से दोबारा जी0 से दोबारा जी1। अब हमें वो, अच्छा अब वो इसमें वो थोड़ी सी एप्लीकेशन डिजाइन किसी भी काम करती है। तो एप्लीकेशन भी बनाई मैंने आप लोगों को। क्या होता है कि कुछ ऐसे जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो सेल डिवीजन वाले जीन्स को जाकर सुप्रेस कर देते हैं। ठीक है, अब हमने दोबारा एक ऐसी इन्वायरमेंट देनी है कि वो सेल डिवीजन वाले जीन्स दोबारा एक्टिवेट हो जाए। अब उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट कब होंगे? हमें अब मालूम करना पड़ेगा कि वो कौन सी ऐसी हार्मोन है, ऐसा न्यूट्रिएंट्स दे उस सेल को कि दोबारा से क्या हो जाए। अब यहां पर करने के लिए हमें, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑक्सिन एंड साइटोकाइनेन के बारे में। ऑक्सिन और साइटोकाइनेन क्या होते हैं? प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो कि सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। अब हमारा इट मीन न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर एक तो हमें एक ऐसा मीडिया चाहिए जिसके अंदर तमाम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम, क्योंकि जब सेल डिवाइड होना है उनको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए। और दूसरा, उनको जी0 से D1 में करने के लिए उसको हार्मोन चाहिए। वो हार्मोन है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनेन। वो क्या है? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनेन। ये वो दोनों हार्मोन हैं और इसकी खास कंसंट्रेशन चाहिए, इसकी खास अब समझ आई कि व्हाट इज अ प्लांट टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक फॉर अ ग्रोइंग प्लांट इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, यूजिंग स्मॉल टिश्यू सैंपल, इट enables the regeneration of the whole plant from few cells, allowing for the rapid propagation and improve disease resistance। अब इसके, अब क्वेश्चन ये है कि इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती है? इसकी डिफरेंट, अच्छा पहला क्वेश्चन ये था कि अनडिफरेंशिएशन क्या है? क्या होता है अनडिफरेंशिएशन? अच्छा, डिफाइंड नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड का मतलब एक खास उनका फंक्शन है। हमने उससे दोबारा हमने उनको लेकर आना है अनडिफरेंशिएटेड में। ठीक है, अब अब क्वेश्चन ये है, एक तो ये हो गया, एक है कि इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या है। ये जो सेल एंड कैलस कल्चर है ना, वो इस तरह बनता है जो जो मैंने अभी बताया, सेल एंड
is focus on the cultivation of individual cells or cell clusters, often leading to differentiation of plant. हम कौन से सेल लेते हैं जो कि ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड होते हैं, उन्हीं को हम लेते हैं और उनको फिर कैलस की फॉर्म। अब कैलस क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स दैट इज नोन एज। जी जी। अच्छा, अब ये जो सेल एंड कैलस कल्चर है, सेल एंड कैलस कल्चर जो है, इसको हम कहते हैं ऑफन लीडिंग टू द डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट टिश्यूज। ये मैंने कल भी थोड़ा सा पढ़ाया था आप बच्चों को, ठीक है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा दोबारा पढ़ा देता हूँ। अब इसके लिए ना आपको समझना पड़ेगा स्पैटर या डिवीजन। पढ़ा व्हाट इज स्पैटर बच्चे? आपका नाम इकरा। इकरा ये बताओगे व्हाट इज स्पैटर या डिवीजन? अच्छा, सीड कैसे बनता है? कैन एनीवन टेल मी? और सीड इज फॉर्म्ड किधर आइए इसका डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये होता है कि जब हम क्या करते हैं कि ये आप लोगों ने पढ़ी होगी ये स्ट्रक्चर्स। पॉलन ग्रेन आता है, ठीक, यहाँ से आके, और यहाँ पर ओव्यूल होता है, माइक्रोपाइल होता है, यहाँ पर एग के साथ फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है? जाइगोट बनता है। अच्छा, ये जो पॉलन ग्रेन होता है इसका भी एंड हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये जो एग होता है इसका भी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, और ये दोनों जब आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो क्या बनता है बच्चे? 2n बनता है, और उसको हम कहते हैं जाइगोट। उसे क्या कहते हैं? जाइगोट। यहाँ पर इसको हम कहेंगे जाइगोट। जब जाइगोट बनता है ना, ये कहा होता है जाइगोट? ओव्यूल के अंदर। कहा होता है? ओव्यूल के अंदर। अब क्या होता है कि जाइगोट के अंदर जो ओव्यूल के अंदर होता है जाइगोट, उसको ऐसी कौन सी कंडीशन मिलती है कि वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है? नहीं लगी समझ? एम्ब्रियो के अंदर ऐसी कौन सी इन्वायरमेंट होती है कि वो जो जाइगोट है एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है? किसे क्या, ठीक है, जाइगोट क्या होता है? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या होता है? हाँ, देखते हैं एम्ब्रियो क्या होता है। ये जाइगोट है ना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपने सही बताया कि यहाँ पर दो सेल्स बनते हैं, क्लीवेज होती है। क्या होती है? क्लीवेज होती है। क्लीवेज होने के बाद फिर ये ऊपर वाला जो सेल है ना, वो ऊपर की तरफ ऐसे, नीचे वाला, अच्छा, इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनती है। उसके बाद फिर थोड़ी सी स्ट्रक्चर ऐसी बन जाती है, फिर हार्ट शेप ऐसी बन जाती है, तो उसके बाद फिर बनती है कॉटिलेटरल स्टेज। क्या बनती है? इस कॉटिलेटरल स्टेज को कहते हैं एम्ब्रियो। इसको क्या कहते हैं? पहले जो जाइगोट होता है, जाइगोट से पहले इस तरह की शेप, इस तरह तीन चार डिफरेंट तरह की शेप्स बनती है, फाइनली कॉटिलेटरल स्टेज बन जाती है, जिस तरह मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप इंटरनेट पे देखिए ना, ये देखिए बच्चों, अब ये देखें, फर्स्ट किया, ठीक है, क्या हुआ है? ओके, अब ये देखिए, ये है स्कीमेटिक एम्प्लीफिकेशन। एक्चुअली
फर्स्ट के ये जो पहला सेल है ये जाइगोट सेल है, सोमैटिक सेल। एक्चुअली सोमैटिक सेल क्या होता है, जाइगोट वाला सोमैटिक सेल नहीं होता। जाइगोट वाला सेल होता है जो फर्टिलाइज होता है, ठीक है। सोमैटिक सेल किसे कहते हैं, जो अदर देन सेक्स सेल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मतलब लीफ का जो सेल है वो क्या है, सोमैटिक सेल। रूट सेल, शूट सेल एवरीवेयर इज आल्सो सोमैटिक सेल। लेकिन फर्स्ट के ये जाइगोट सेल है, जहां से पहले ये इस तरह की लंबूतरी बनती है, मैंने कहा, फिर इस तरह की शेप बनती है, फिर इस तरह की शेप बनती है, फिर इस तरह की हार्ट शेप बन जाती है, अल्टीमेटली कोटिलेटरी स्टेज बन जाती है। इस सारी स्टेजेस के बाद फिर हमारे पास ये जो कोटिलेटरी स्टेज होती है, इसके इर्द गिर्द सीड कोड बनता है, तो एक सीड बन जाता है। क्या बन जाता है, इसे कहते हैं जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। लेकिन लेकिन जो हमने एनवायरमेंट जाइगोट को ओव्यूल के अंदर दी है, अगर सेम एनवायरमेंट हम एक सोमैटिक सेल्स को हम दे एम्ब्रियो के अंदर, जिस तरह जो एम्ब्रियो के अंदर जाइगोट को मिल रही है, अगर सेम एनवायरमेंट हम एक सोमैटिक सेल्स को इन विट्रो या टिश्यू कल्चर के अंदर दे, तब तक उसे एक एम्ब्रियो बन जाएगा। ये टिश्यू कल्चर की टाइप है जिसे हम कहते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इसे हम क्या कहते हैं, सोमैटिक। अच्छा, इससे हम होल प्लांट रीजनरेट कर लेते हैं। होल प्लांट की रीजनरेशन जो होती है वो क्या होती है कि हम एक सोमैटिक सेल लेते हैं, उनको एक एनवायरनमेंट देते हैं, एनवायरनमेंट दे 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 के फिर हम डिफरेंट तरह की उसको उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, फाइटोप्लाज्म की रेशियो, वो रेशियो जो सेल के उस ओव्यूल के अंदर होती है, वो ऑप्टिमाइज करते हैं। वो क्या करते हैं, वो करके कर करके कर करके कर करके फाइनली हमारे पास एक स्टेज आती है जिसका हम कहते हैं कोटिलेटरी स्टेज आ जाती है। अच्छा, अब क्यों ये आर्टिफिशियली हम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये काम ओव्यूल के अंदर ही हो रहा होगा, ये कहां हो रहा था, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। लेकिन बढ़ता सेम उसी तरह का ही है जिस तरह ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो बनता है, क्योंकि अब यहां पर सीड कोड नहीं है। अब यहां पर हम इसी को ही फिर जनरेशन करवा लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर ही। नहीं लगी समझ, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक सेल लेते हैं, उसको वो एनवायरनमेंट देते हैं जो ओव्यूल के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन, साइटोकिन, न्यूट्रिएंट्स वो लेवल दे देते हैं। देने के बाद उसको फिर हम चेक करते हैं कि इस तरह की स्टेजेस हो रही है, ठीक है। इट मीन आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आपने 5 6 7 8 10 मीडियम ट्राई किए, उससे एक या दो मीडियम ऐसा होगा जिसके अंदर इस तरह की शेप बनेगी। मेरी बात की समझ आई ना, ये शेप हर न्यूट्रिएंट्स मीडिया से नहीं बनेगी, उसमें से कोई एक दो मीडियम ऐसा होगा। समझो, टिश्यू कल्चर की पूरी रिसर्च है। टिश्यू कल्चर क्या है, स्टार्ट से रिसर्च है। टिश्यू कल्चर के अंदर आपने किसी भी क्रॉप का टिश्यू कल्चर सिस्टम एस्टैब्लिश करना है, तो आपने उसकी पहले क्या करनी है, ऑप्टिमाइजेशन करनी है कि कौन सा न्यूट्रिएंट मीडिया जिससे सोमैटिक एम्ब्रियो अच्छे तरीके से बनेंगे, वो मीडिया आपने आइडेंटिफाई करना है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जी आ रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जहां तक स्टेज के लिए कोई और मीडिया हो, जहां से लेकर जहां तक स्टेज के लिए और न्यूट्रिएंट मीडिया हो, जहां से लेकर जहां तक स्टेज के लिए। ये आपकी रिसर्च है और आपकी ऑब्जर्वेशन है। अब इट मींस आपको आर्टिस्ट भी होना पड़ेगा। अगर आपने टिश्यू कल्चर पढ़ना है, आपने परफॉर्म करना है, तो आपको आर्ट स्किल भी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए विच इज द विच स्टेज, विच इज विच स्टेज आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी, वो मैंने बताया ना कि हमारी वो मैडम होती थी डिप्टी में, जहां से मैंने पीएचडी किया, वहां पर मैडम बाजी कुलसुम होती थी। वो 7 क्लासें पढ़ी हुई थी, लेकिन हमारी जो टीचर सुपरवाइजर थी उसने ना उसको इतना ट्रेन कर दिया था, उसको पता होता था कि कौन सा मीडिया मीडिया ने, उसको नहीं पता होगा ऑप्शन क्या है, उसको ये ए लिख देती थी उसके ऊपर, और कैनाबाइसिन के, और उनको बता देते इतने ग्राम डाल रहे, इतने ये ग्राम, इतने एमजी ये डाल रहे, इतने एमजी ये डाल रहे, उसको एक रेसिपी बना के दे देती थी। उसको नहीं पता उसके अंदर ऑक्सीजन है, साइटोकाइन है, क्या है,
उसको साइंस का पता था, लेकिन मैडम उसको ये बताया था कि अगर इस तरह की शेप आए ना तो ये मीडिया डालना है, इस तरह की शेप आई तो ये मीडिया डालना है, इस मीडिया के अंदर सेल्स को, और आपने स्पिलाइजेशन रखनी है काइंड। वो 60 पड़ी हुई औरत पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉटन बायोटेक्नोलॉजिस्ट है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कॉटन की टिश्यू कल्चर के अंदर ये है कि बहुत लेबोरियस काम है। 10 महीने लग जाते हैं एक भी टिश्यू से लेकर दोबारा पौधा रीजनरेट करवाने तक। ये सिर्फ कॉटन के अंदर है, टोबैको के अंदर 40 दिन में हो जाता है। अब वो कॉटन की एक्सपर्ट है, अब कॉटन के ऊपर कोई स्टूडेंट काम नहीं करता इस वजह से, क्योंकि ये लेबोरियस काम है। तो मैडम ने फिर उसको इसके ऊपर लगा दिया। अब वो इतनी एक्सपर्ट है, मैं मजाक नहीं करता, अगर उसको अपनी वर्थ का पता हो ना, ये जो प्राइवेट कंपनीज है ना, सिंजेंटा, मोनसेंटो, आजकल ये ट्रांसजेनिक प्लांट के ऊपर काम कर रही है बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर। इनकी सिंगापुर में हेड ऑफिस है, एक कैलिफोर्निया में हेड ऑफिस है। वहां पर इन्होंने ना जो टिश्यू कल्चर लैब्स है ना, यहाँ से लेकर वो जो चौकीदार है वहां तक सिर्फ कॉटन के डिफरेंट ग्रोथ चैम्बर्स हैं, ग्रोथ चैम्बर्स, जहां पर सिर्फ प्लांट रखे जाते हैं। लैब्स तो अलहदा है, इतनी बड़ी लैब्स हैं, इतना बड़ा कुछ है, इतने बड़े ग्रीन हाउसेज हैं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है इसके ऊपर, टिश्यू कल्चर के ऊपर। अच्छा, अब इसको अपनी वर्थ का पता चल जाए तो ये को 2-2 लाख, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपया की दे दे, और वो सेटो वाले को जहां से उठा के ले जाए। ठीक है, वो उसको पता है, वो सारी स्टेजेस का उसको पता है, कौन सी स्टेज है। हालांकि अनपढ़ है, 7 क्लास से क्या पढ़ी है, उसको पता भी कुछ नहीं, लेकिन उसको ये पता है। उसकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी है, औरतों की ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी होती है। ये मेरे घर भी बताया था कि औरतों की, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, है ना। ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में बहुत होती है। इसलिए दुनिया में मैं कई जगह गया हूँ। मैं टेक्सास एयरम यूनिवर्सिटी में गया, वहां भी जेरी होती थी, जेरी, उसको भी माई जेरी कहते थे हम। वो काम करती होती थी टिश्यू कल्चर का ना। इसी तरह ही मैं कई जगह जहां भी गया हूँ ना, जो औरतें हैं ना, दे आर वेरी गुड इन प्लांट टिश्यू कल्चर। वो सब्र चाहिए इसके अंदर, क्या चाहिए, सब्र आपको होता है, ये है ना। नहीं होता है एक्सेप्शनल आदमी है, लेकिन औरतों में सब्र होता है। ठीक है, घर असल में ये काम ऐसा ही टिश्यू कल्चर है, जैसे घर में किचन करना है, किचन सफाई रखनी, टिश्यू कल्चर के अंदर सफाई रखनी होती है। हाँ, एक मसला होता है कि बोलना नहीं, तब पैर पड़ता है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो कंटेमिनेशन आ जाती है, बोलते हैं तो मीडिया के अंदर कंटेमिनेशन आ जाती है। मेरी बात की समझ आई ना। आप लोगों ने कंटेमिनेशन नहीं आने देनी, लेकिन ये सारे स्टेजेस के ऊपर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये स्टेज है, इसका मीडिया कौन सा। ठीक है, कैलस रिडक्शन, इसको पहले हम कैलस बनाते हैं, फिर एम्ब्रियो। अच्छा, अब 2 तरह के मीडिया हो गए, कैलस रिडक्शन मीडिया, एक एम्ब्रियो रिडक्शन मीडिया। पहले कैलस बनेगी, डिफरेंशिएटर मास ऑफ सेल, फिर उसमें से एम्ब्रियो बनेगा। जब एम्ब्रियो बन गया, फिर अब हमें इसको जर्मिनेट करवाना है, इसको क्या करना है। अच्छा, अब जर्मिनेशन करवाने के लिए हमारे हमें ना 2 तरह के मीडिया चाहिए होंगे, क्योंकि ये सीड पोर्ट के अंदर नहीं होता। इसलिए इससे पहले हम क्या करते हैं, पहले एडवांस एक काम करवाएंगे, या शूट रीजनरेट करवाएंगे या रूट। पहले हम शूट इंडक्शन मीडिया देंगे, ठीक है। जब शूट बन जाएगी, फिर हम रूट इंडक्शन मीडिया देंगे। इनमें हमें कितने मीडिया चाहिए, कैलस इंडक्शन, एम्ब्रियो इंडक्शन, शूट रीजनरेशन मीडिया, रूट, 4 तो मीडियम ये हो गए, और चारों की डिफरेंट कंसंट्रेशन होगी। फिर हमने, अब हमारे पास प्लांट रेडी हो गया, अब हमने उसको लेके जाना है फील्ड में। अब फील्ड में ले जाने के लिए सबसे पहले उस प्लांट को हम करेंगे, क्या करेंगे मैंने, उसको पहले अगर यहाँ एसी लगा हो और हम यहाँ बैठे हो, बाहर गर्मी हो, 40 डिग्री 45 डिग्री से टेम्परेचर, हम डायरेक्ट तो नहीं जाएंगे, हम पहले एसी बंद करेंगे, पहले अपने आप को टेम्परेचर को थोड़ा सा लो करेंगे, फिर बाहर जाके खड़े होंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि हम शॉक ना लग जाए। अच्छा, और फिर हम ग्रीन हाउस में जाएंगे, फिर बाहर जाएंगे। सही है, ये एक तरीका होगा कि अगर हमने इसलिए प्लांट को हमने ये करना है कि पहले हमने उसको मीडिया में से निकालना है, टिश्यू कल्चर मीडिया में से, उसको वॉश करके
उसको पॉट के अंदर रखना है और पॉट को उसी टेम्परेचर पे रख देना है, उसी रूम में या उसी तरह का रूम के अंदर उसको सफाई करके उसको पॉट में डाल के ऊपर शॉपर डाल देना। ठीक है, फिर थोड़े दिनों के बाद वो शॉपर रिमूव कर देना। फिर वो उसको आस्ता आस्ता बाहर लेके आएंगे, ग्रीन हाउस के अंदर रखेंगे, फिर उसको फील्ड में लेके जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली जब भी पौधे को स्ट्रेस आएगा ना, स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन कौन से होते हैं? स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन कौन से होते हैं? अब सिट्रिक एसिड, एग्जैक्टली सिट्रिक है। अब सिट्रिक एसिड होता है। हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर मीडिया करते हैं ना, अभी जब हमारे वो टिश्यू कल्चर के अंदर ही होते हैं ना, आपको प्लांट मर गया है, हम थोड़ा थोड़ा उसको स्टेप एनालिसिस कर देते हैं, उसको ना एरिया डाल देते हैं ताकि उसको पता चले कि फ्यूचर में मेरे ऊपर स्ट्रेस आने वाला है। ठीक है, उसको जब हम एरिया देते हैं तो प्लांट के अंदर ना उसको थोड़ी सी ना हार्डनिंग, उसको हार्डनिंग कहते हैं। हार्डनिंग किसे कहते हैं? पौधे को डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर अपने आप उसको करवाना कि उस चैलेंजेस के अंदर वो अपने आप को सरवाइव कर सके, इसे कहते हैं हार्डनिंग। हम प्लांट को पहले हार्डनिंग करेंगे, हार्डनिंग करने के बाद उसको ग्रीन हाउस में लेके जाएंगे, फिर उसको हम फील्ड में लगा देंगे। ये होती है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, इसको प्लांट रीजनरेशन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्लांट रीजनरेशन। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? जी बच्चे, एवरीथिंग इज क्लियर कि हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होती क्या है कि हम सोमैटिक सेल्स को वो एनवायरनमेंट देते हैं जो ओव्यूल के अंदर जाइगोट को मिलता है। वो देने के बाद फिर हमको ये डिफरेंट स्टेजेस में से निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए उसका डिफरेंट कंसिडरेशन क्या है, पीरियड कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर हार्मोन्स कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, साइटोकाइनेसिस कितने हैं, और ये सारा काम करने के बाद फिर आपको पता चलता है। आप आर्टिस्ट भी चाहिए, आपने सिर्फ साइंस नहीं इसमें पढ़ दी, यू मस्ट नो द आर्टिस्टिक स्किल के अंदर आर्ट भी चाहिए आपको। ठीक है। एक फर्ज किया रिवर्स स्विंग की साइंस क्या है? रिवर्स स्विंग उसी वक्त करवाता था ना, उस एक साइड चमकती हो एक तरफ, ये उसकी साइंस है। लेकिन आर्ट क्या है कि आपको फेंकनी आनी चाहिए। आपको रिवर्स स्विंग मुझे साइंस का पता है लेकिन मैं बॉल ही नहीं करवा सकता, वो आर्ट है। वो क्या है? आर्ट है। एक अच्छा बॉलर बनने के लिए आपको उसकी साइंस भी आनी चाहिए लेकिन आपको आर्ट आर्ट भी आना चाहिए। कैसे? आपने कहा और किस मीडियम को, ये आर्ट है। ये क्या है? आर्ट है। इसमें किसी को की साइंस का आपको पता है लेकिन आर्ट क्या है इसके अंदर? ऑब्जर्वेशन। आपको पता होना चाहिए कौन सी कंडीशन कब किस टाइम कौन सा मीडिया, और उसकी शक्ल आपने चेक करनी है, उसकी शेप चेक करनी है, उसकी माइक्रोस्कोपिक के अंदर उसको चीजों को चेक करना है। ये होगी आपकी आर्ट। इट मीन आपको बोथ आर्ट एंड साइंस की जरूरत है। आपको एआई के दौर में आपको साइंस तो मिल जाती है। एआई के दौर में आप जस्ट लिखेंगे कि कैसे ग्रो करना है, व्हाट इज एमब्रियो, कौन कौन सी मीडिया है, मैंने कॉटन के ऊपर काम करना है, कौन सा मीडिया यूज करेंगे, एक सेकंड में एक स्किल नहीं है आपके पास। इसलिए आजकल के दौर में ज्यादा स्किल्स पे काम करना चाहिए। किसके ऊपर? स्किल्स पे। तमाम अंबिया कराम को अल्लाह मियां ने क्या कराया था? सब एक काम जरूर करवाया था, बकरियां चरवाई थी। वजह क्या थी? जी वजह वो इसलिए स्किल्स आ जाए, मैनेजमेंट स्किल्स आ जाए। एक तो जब वो उसके अंदर वो स्किल्स आती है किसी ना, जब आप किसी को आपको आए तो आपके अंदर सिलेक्ट आती है, आपके अंदर काफी चीजें की ट्रेनिंग हो जाती है आपकी। एक आपके अंदर प्रैक्टिकल चीजों को जरा बाद में आपने लामिया लोगों को सीखते रहना, बड़ा बड़े काम ले रहे थे इसलिए उनकी पहले एक इंसान था ना, इंसान को ट्रेनिंग की जरूरत है ना। अगर इंसान ट्रेंड नहीं होगा तो बड़े काम कैसे? आप जब तक आपको पता ही होगा कि इंस्टीट्यूशन क्या होती है, आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई, आपकी स्किल नहीं है, आप कैसे कॉन्सेप्ट वाले आपको हायर कर देंगे? लेकिन आपकी ट्रेनिंग अलग लेने कराई है। और सबसे अच्छी ट्रेनिंग इतनी स्किल्स, नॉलेज अलग मैंने उनको ले दिया बच्चों के थ्रू, लेकिन स्किल्स नहीं, स्किल्स आपके पास इसमें आर्टिकल एआई का दौर जो आ गया ना, अब समझो नॉलेज है। हमें भी अब क्लास में ना ज्यादा स्किल्स पढ़ानी चाहिए आप लोगों को।
हमें भी, हम यूनिवर्सिटीज को भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए कि ज्यादा बच्चों को प्रैक्टिकली या स्किल्स की तरफ, मैनेजमेंट की तरफ ज्यादा लेके जाए, क्योंकि नॉलेज तो आजकल यूरोप वाले तो वो यूनिवर्सिटी ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। उन्होंने कहा कि नॉलेज तो है, किताबें हैं, एआई है, मीडिया है, अब मेन क्या है, उस नॉलेज को यूटिलाइज कैसे करना है, एआई को भी यूज कैसे करना है। ये नहीं है कि अन्य वाह यूज करना है। ठीक है, अब ये स्किल्स है, ये क्या है, स्किल्स। यहाँ पर कंफ्यूजन है तो पूछ, यू कैन आस्क एज मेनी एज क्वेश्चन एज यू वांट, विल बी हैप्पी कि हम लोग पूछेंगे। किधर है यार, एक मिनट। अच्छा वो थी उधर, ये था, हाँ इधर था, मेटा कैम्ब्रियोजेंसिस, यहाँ पर था, सॉरी आपकी उम्र। यहाँ पर थी प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया, फोकस ऑन द कल्टीवेशन एंड डिवीजन सेल्स आर सेल क्लस्टर्स ऑफन लीडिंग टू डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट टिश्यू। दूसरा ये है, आपने कटिंग की होगी, कटिंग किसे कहते हैं, कलमकारी किसे कहते हैं, कट करके सीधे रूट्स को प्लांट में बढ़ जाता है, इसे कहते हैं ऑर्गेन कल्चर। टिश्यू कल्चर में से क्या कहते हैं, ऑर्गेन को, रूट्स को या शूट को आपने कट किया, उसके कैसे मीडिया के अंदर डाल दिया जिसमें उसकी रूट्स निकल आई थी, तो वो एक नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, एक नया, जिसका हम कटिंग से एक नया पौधा उठा लेते हैं। एग्जैक्टली ऑर्गन क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गन, हमारे ऑर्गन क्या है, सेल होता है, सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, जाइलम टिश्यूज है, जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, सेल होते हैं, टिश्यूज होते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन हमारा लीफ, शूट, रूट, फ्लावर, फ्रूट, ये क्या है, ऑर्गन। अच्छा अभी तो क्या है, दो ऑर्गन, अगर हम रूट को कल्चर करें उसे शूट बना दें, जब शूट को कल्चर करें उसे रूट बना दें, इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गन कल्चर, इसे क्या कहेंगे। तो लेकिन ऑर्गन कल्चर नॉर्मली हम तब करते हैं जब हमारे पास सोमैटिक एम्ब्रियोजेंसिस के बाद हमारे पास एक पौधा बन जाए जो कि डिजीज फ्री हो। हम नॉर्मली टिश्यू कल्चर क्यों करते हैं, डिजीज फ्री प्लांट बनाने के लिए। हम एक ऐसा प्लांट का पार्ट लेते हैं जो कि डिजीज फ्री हो, और उसको हम डिजीज फ्री करने के लिए डिफरेंट केमिकल की पहले ट्रीटमेंट देते हैं। नॉर्मली जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं वो वायरस फ्री होता है, वो कौन सा होता है, इसलिए हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स को अनडिफरेंशिएट करके कैल्स बना के प्लांट बना लेते हैं। फिर हम क्या कर लेते हैं, जब हमारे पास टिश्यू कल्चर के अंदर प्लांट बन गया, उसी का एक ब्रांच ली, उसको नए मीडिया के अंदर डाल दिया, उसी प्लांट से कई प्लांट बना दिए, इसे कहते हैं ऑर्गेन कल्चर। अच्छा, तो जो ऑर्गेन कल्चर नॉर्मली होता है कमर्शियल एप्लीकेशन। हमने एक बार प्लांट का टिश्यू कल्चर स्टैब्लिश कर लिया, स्टैब्लिश करने के बाद अब आपकी कंपनी है, आपने कहा कि हमें ना, आप फार्मर्स है, आप कहते हैं कि मुझे ना बनाना के 50,000 पौधे भेज दो। आप क्या करेंगे, ऑर्गेन कल्चर को यूज करते हुए उनकी टिप्स टिश्यू कल्चर के अंदर आपको डिजीज फ्री प्लांट का कल्चर हमारे पास आ गया, अब किसी कंपनी के पास नहीं है। हमने से एक ऐसा प्लांट डेवलप कर लिया जो कि डिजीज फ्री है, हाई यील्डिंग है। अब आप, आपने 50,000 पौधों का ऑर्डर दिया, आपने क्या किया कि वो प्लांट की कटिंग लगाते गए और 50,000 टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लांट ग्रो करके फिर उसको पॉट से में ट्रांसफर करके, ये ऐसा होता है इंडिया में। बनाना का टिश्यू कल्चर से उन्होंने रेवोल्यूशनाइज कर दिया। पाकिस्तान के अंदर पोटैटो के ऊपर बहुत काम हो रहा है, जो पोटैटो के ट्यूबर्स होते हैं वो बनाते हैं और उसको फिर सेल करते हैं। और ये पोटैटो के ट्यूबर जो होते हैं ये डिजीज फ्री होते हैं, क्या होते हैं, समझ आ गई आपको। तो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस। अच्छा, इन्वॉल्व द कल्चर ऑफ होल ऑर्गन
ठीक है। ऑर्गेनिक कल्चर मेंटेन द आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनिक फंक्शन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन है, वो भी मैंने बता दी कि इसकी एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट के अंदर बड़ी एप्लीकेशन है प्लांट टिश्यू कल्चर की, कि यूज फॉर प्रोड्यूसिंग डिजीज फ्री प्लांट्स एंड इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड थ्रू जेनेटिक। हम इसके अंदर इसी कैलस के अंदर हम क्या कर देते हैं, जीन ट्रांसफर कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, जीन ट्रांसफर कर देते हैं। फिर वो जीन ट्रांसफर होने के बाद कैलस जब बनती है, उससे नया ट्रांसजेनिक प्लांट बनता है, उसके अंदर नया जीन ऐड हुआ होता है। फिर दूसरा है कंजर्वेशन। हमें हमें पता चलता है क्योंकि ऐसा प्लांट है जो कि दुनिया में बहुत कम है ही नहीं है। हमें उसको कंजर्व करना है क्योंकि उसके ना सीड्स है ना ही कोई और है, हमें सिर्फ एक दो लीव्स मिली है। हम उस लीव को यूज करते हुए प्रिजर्वेशन कर सकते हैं जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, और उसको क्लोनिंग रियल प्लांट्स एंड स्टोरिंग देयर पॉपुलेशन। एंड सिमिलरली इसको बहुत जेनेटिक जो जीन जिनोमाइट हम कर रहे हैं, उसके अंदर हमें किसी चीज को ओवर एक्सप्रेस करवाना है, किसी चीज को डाउन रेगुलेट करना है, या किसी तो वो हम ऑर्गेनाइजेशन करके माइक्रो मेडिटेटिव वीक के अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है। उसके बाद आ गया बेसिक टेक्निक्स का ओवरव्यू क्या है। ये सबसे पहले हमें क्या करना है, मीडिया और सैंपल चाहिए, स्किलाइजेशन मीडिया चाहिए। स्किलाइजेशन करेंगे, फिर उसकी मीडिया की कंपोजिशन मैंने ऑलरेडी बता दी कि उसके अंदर क्या क्या ऐसा ऑर्गेनिक फास्फोरस पोटाश बार निकल मैग्नीशियम एडिटिव होनी चाहिए, और साथ में ग्रोथ रेगुलेटर होने चाहिए, ग्रोथ रेगुलेटर ऑप्शन साइड वगैरह। ठीक है। सब टाइप सब टाइप कि आपने उस सीड को किस एनवायरनमेंट में ग्रो करना है। फर्ज किया सोयाबीन है, ये तो थोड़ा सी हाई टेम्परेचर भी ग्रो कर जाएगी, ठीक है। लेकिन आपका जो अरेबिडोप्सिस है वो लेस टेम्परेचर पे ग्रो करता है, तो आपने कुकम्बर है हाई टेम्परेचर में ग्रो कर जाती है ना, तो आपने देखना है कि उसको ऑप्टिमाइजेशन करनी है बेस्ड ऑन देयर। ठीक है। उसके बाद आगे माइक्रो प्रोपेगेशन है कि सबसे पहले इनिशिएशन फेज होती है। ठीक है। सेलेक्टिंग हेल्दी प्लांट टिश्यूज एंड स्टेरिलाइजिंग इन कल्चर मीडिया। फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन फेज होती है, फिर उसकी रूटिंग फेज होती है। जो मल्टीप्लिकेशन है इनका रैपिड ग्रोथ बस आप कर देंगे तो मीडिया देखिए, इसके स्टेप बाय स्टेप है, इसके अंदर काफी सारे प्लान है। इसमें इंडक्शन मीडिया होता है, सर एंड्रोडेक्शन मीडिया, कैलस्ट्रेशन मीडिया, शूट रीजनरेशन मीडिया, रूट रूट इंडक्शन मीडिया ना। समझ आ गई। ये सारे डिफरेंट स्टेप्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप आप किसी भी लैब के अंदर काम करोगे तो आपको समझ आएगी कि ये कैसे हम सकते हैं। के बाद एडवांटेजेस ऑलरेडी बता दिए कि टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस क्या है, कि प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्लांट्स हैं, फास्टर ट्रेडिशनल मेथड से हम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा लार्ज स्केल अगर हम अपने टिश्यू कल्चर मीडिया के थ्रू आपने उसकी एप्लीकेशन के थ्रू पैटर्न डेवलप कर लिया कि ये स्टूडेंट्स इस टाइम दे रहे हैं, ये स्टूडेंट इस टाइम दे रहे हैं, अब आपके पास टिश्यू कल्चर सिस्टम एस्टैब्लिश कर लिया। अब आप कंपनी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कंपनी बनाने के बाद अब आप उसको लार्ज स्केल के ऊपर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको कहते हैं माइक्रो कॉम्प्लिकेशन। इसे क्या कहते हैं। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जो अगर हमने रिसर्च कर लिया है उसे हम कहेंगे प्लांट कल्चर। ठीक है। लेकिन जब हम उसको उस टिश्यू कल्चर रिसर्च करने के बाद अब हम उसको लार्ज स्केल के ऊपर एक कंपनी बना ली और पूरे पंजाब को हम बनाना के पोटैटो के पौधे दे रहे हैं, इसे हम कहेंगे माइक्रो कॉम्प्लिकेशन। इसे क्या कहेंगे, वहां पर आप रिसर्च नहीं हो रही, वहां पर क्या कर रहे हो, प्रोपिगेशन। अब ये वो रिसर्च करके जो आपने मेथड डेवलप किया है उस मेथड से अब आप क्या कर रहे हो, प्रोपिगेट करके। अच्छा, ये जो नैपटेक इसका मकसद यही है कि जो जो हमारे जो बच्चे हैं वो इसमें ट्रेन हो जाएं, ठीक है, ताकि वो अपना बिजनेस टिश्यू कल्चर के अंदर कर सके। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब है नेक्स्ट क्या है, चैलेंजेस क्या होते हैं इसके अंदर, वो कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो टिश्यू कल्चर के अंदर। इनिशियल हाई कॉस्ट है। इनिशियल क्या है, आपको स्पेशलाइजेशन का पड़ा, डिस्पाइट ऑफ दैट हेल्थ स्पेसिस वेरी हाई कॉस्ट होता है, टेक्निकल स्किल्स चाहिए इसके लिए। फिर ससेप्टिबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन आती है, वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमें कंटेमिनेशन से, क्योंकि कंटेमिनेशन क्यों आती है, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रेंट मीडिया होता है ना उसके अंदर सुक्रोज भी होती है, ग्लूकोज भी होती है, और ग्लूकोज इज अ रिच सोर्स ऑफ माइक्रोब्स। बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं माइक्रोब्स उसकी तरफ ना, तो हमने इसको इस तरीके से
कल्चर करना है कि जो जो बैक्टीरियम है वो उसके अंदर कल्चर ना हो। ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए, अगर आपने इसको सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है, इसकी जॉब मार्केट कौन कौन सी है? दिस सेक्शन डिस्कस कैरियर अपॉर्चुनिटी पार्टिसिपेशन स्किल रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन गिविंग ट्रेंड्स इन जॉब मार्केट के इसके अंदर बहुत ज्यादा आजकल रिसेंट जॉब जो है ना, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ये पेप्सिको, पेप्सिको क्या है? पेप्सी वालों ने पोटैटो का टिश्यू कल्चर लैब बनाई हुई है। पर वो जितने भी पोटैटो के है ना वो सारे टिश्यू कल्चर के थ्रू वो प्रोड्यूस करते हैं। फिर आप गिलगित बल्तिस्तान चले जाए, वहां पर बहुत ज्यादा टिश्यू कल्चर लैब्स हैं। टिश्यू कल्चर क्यों वहां क्यों है? क्वेश्चन ये है कि वाई देर आर, वहां पर एक तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम आती है। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, कई ऐसे एरियाज हैं वहां पर जो कि डिजीज फ्री है, जहां पर इंसेक्ट पेस्ट आते नहीं है। ठीक है, आपको ग्रीन हाउसेस की जरूरत नहीं पड़ती, एक तो टेम्परेचर ऑलरेडी लो होता है, ग्रीन हाउसेस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो जो होते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट वो कम हो जाती है आप लोगों की। ठीक है, तो इसीलिए द पीपल दे आर मेकिंग मोर टिश्यू कल्चर लैब्स इन जीपी। इवन आप कागान नारायण में जाए ना, नारायण से ऊपर जब जाते हैं ना वो बाबू साहब टाप के ऊपर, वहां पर एक रास्ते में एक एरिया आता है जहां पर पोटैटो के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है टिश्यू कल्चर के ऊपर। वो नेचुरली एग्जैक्टली फ्री है, डिजीज फ्री एरिया। इसलिए अगर आपने पोटैटो ग्रो करने के बाद जब फील्ड में लगानी है ना मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो आपने उसको ट्यूबर, पोटैटो का ये होता है कि आपने ट्यूबर फार्मर को देने होते हैं। क्या देने होते हैं? आप टिश्यू कल्चर के थ्रू प्लांट ग्रो कर लेते हो, तो उससे ना नीचे छोटे छोटे ट्यूबर लगते हैं। अब ट्यूबर में हमें ग्रीन हाउस में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पर नेचुरली फील्ड के अंदर जब प्लांट ग्रो करोगे ना, वहां ट्यूबर लग जाएंगे उसके, और वो ट्यूबर हमें फार्मर्स को दे देंगे, केपीके में, सिंध में, पंजाब में। अब वो जो छोटे छोटे ट्यूबर है, वो ट्यूबर जब पंजाब में लोग वो ग्रो लगाएंगे ना, वो डिजीज फ्री होंगे। लेकिन एक बार जब ट्यूबर लग गया, फिर तो इंसेक्ट भी आ गया, डिजीज, नेक्स्ट टाइम वो ट्यूबर जब लगाएंगे तो यील्ड कम आएगी, लेकिन हमारे उस टाइम वो ट्यूबर का साइज बड़ा अच्छा होगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम वो ट्यूबर लगाएंगे उसके अंदर ऑलरेडी पैथोजन डिजीजेस बहुत ज्यादा आएंगी। तो इसलिए हमेशा हमेशा आपको टिश्यू कल्चर ग्रोन ट्यूबर चाहिए, टिश्यू कल्चर ग्रोन मिनी ट्यूबर चाहिए। समझ आ गई? तो इसलिए इस लॉट ऑफ जॉब्स है मार्केट्स के अंदर। आप आजकल कैरियर अपॉर्चुनिटी है, जॉब्स इन रिसर्च लैब्स है, फोकस ऑन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर डेवलपमेंट है। फिर फील्ड की एप्लीकेशन है, पोजीशन रिस्टोरेशन इकोलॉजी एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर भी आजकल बहुत ज्यादा जो टिश्यू कल्चर है वो यूज हो रहा है। ठीक है, फिर आपको टेक्निकल स्किल्स क्या चाहिए? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस द स्टिलाइजेशन टेक्निक, प्लांट एनाटॉमी एंड ग्रोथ मीडिया प्रिपरेशन आपको पता होना चाहिए। फिर आपको वो एनालिटिकल स्किल्स भी आनी चाहिए जो मैंने अभी बताया कि आपको पता होनी कौन सी स्टेज है, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। एनालाइज ग्रोथ डाटा, रिकॉग्निशन ऑफ प्लांट डिजीज एंड अडॉप्ट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ये इसलिए दैट्स अच्छा जॉब मार्केट्स हैं। रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर उसकी जॉब हो सकती है, वर्ल्ड वाइड इसकी जॉब जो है ना एवरेज सैलरी $70,000 है। ठीक है, और लैब टेक्नीशियन के तौर पर भी आपकी जॉब हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा एग्रीकल्चर कंसल्टेंट के तौर पर $7,000। ठीक है, और ये फील्ड स्पेशलिस्ट जो होते हैं ये $55,000 पर एनम होती है ये। पता है आपको? जितनी भी ये फील्ड की जॉब्स होती है जो अब यहाँ पर लिखी होती है ये पर, इसको अब 12 पे डिवाइड कर दो, 70,000 को 12 पे डिवाइड कर देना, 5,000 US डॉलर, $7,000। लाख लगा और कितनी लाख और पाकिस्तान, अगर $8,000 हो गए। इतनी तनख्वाह आप लोगों को मिलेगी अगर टिश्यू कल्चर के एक्सपर्ट होते हैं, तो आप अगर आपको ये स्किल्स आती हैं तो तुसी पाकिस्तान में भी मिल जाएगी, पाकिस्तान में अच्छी जॉब मिल जाएगी अगर आपको आती है ना।
ओके रिसेंटली मुझे दोस्त मेरा मुझे क्या था मुझे काम शुरू करनी चाहिए बहुत सारा आपको ट्रेनिंग नहीं होता और उसको भी जाके मुझे 3-4 लाख रुपए के हमें ना प्लांट एक्सपर्ट चाहिए ठीक है significance of ethical practices of tissue culture and biotechnology focuses on responsible research and application और इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या एथिक्स क्या होता है अखलाकियात क्या होती है टिश्यू कल्चर के अंदर और उसके अलावा कोई ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड उसके अंदर पिग का जीन ऐड कर दे कोई ऐसी चीज ना कर दे जो कि अखलाकियात से जो हर एक की एथिकल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए सस्टेनेबिलिटी किसे कहते हैं सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं जी यस शी इज राइट के बदर साहब ने ये कहा है कि जो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होगी जिससे एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो अब रिसर्च किया कंटिन्यूस एक साल अगर ग्रोथ हुई तो अगले साल भी हो ये ना हो कि एक साल की बहुत अच्छी क्रॉप ले रही है अगले साल सॉइल को सत्यानाश कर दिया आपने ठीक है सारे इक्विपमेंट्स ले लिए और अगले साल उसमें से यील्ड आ ही नहीं रही आपकी आने वाली जनरेशन को भी नुकसान ना हो जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रिजर्व रहे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो ह्यूमन हेल्थ को कोई नुकसान ना हो ऐसी डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएनओ के को 25-30 है तो उसको हमेशा पढ़ना चाहिए जब भी आपने कोई नई चीज करनी है केस स्टडीज है जो ऑलरेडी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है उसके बारे में सक्सेसफुल क्लोनिंग मेथड फॉर इंडिजिनस फ्लोरा डेमोंस्ट्रेटिंग रिकवरी प्रैक्टिसेस की हुई है लोगों ने क्रॉप इंप्रूवमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ है स्टडी हाइलाइटिंग टिश्यू कल्चर रोल इन हेल्थ से डिजीज रेजिस्टेंस एंड रिसर्च के अंदर इनोवेशन आपको हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जो आजकल हो रही है ना वो टिश्यू कल्चर के थ्रू इनोवेशन आ रही है इसके अंदर ना ठीक है और उसके बाद फ्यूचर क्या है फ्यूचर ऑफ प्लांट will include advancement in technology such as automation and artificial intelligence इसको यूज करते हुए enhancing efficiency and expanding its application in agriculture हम एआई को यूज कर सकते हैं और वो जो मैंने कहा था ना आपको स्किल्स आनी चाहिए स्किल स्किल क्या है आपको पता होना चाहिए कि हम ये एमपीयू बनाए कि नहीं आज ये बनी है क्या नहीं अगर हम एक रोबोट लें उसको इमेजेस दें ये हार्डशिप है ये वो है ये वो है ये वो है और वो कैमरे से स्कैन करें तो हमें बता दें इन 100 में से ये जो प्लेटें हैं ना इसके अंदर वो रिक्वायर्ड जो कैरेक्टर्स हैं वो आ गए एआई को यूज करते हुए हम आजकल टिश्यू कल्चर के अंदर रोबोट्स रोबोट्स ही टिश्यू कल्चर करें रोबोट्स ही जाके बताएं कि ये जो एम्ब्रियो बना है कि नहीं बना मेरी बात की समझ आई ना ये इतनी लेवल के ऊपर हम इनोवेशन इसके अंदर ला सकते हैं एआई के बगैर ते आजकल तेन पता फिर ये जेडी है ना अब हर बंदे को एआई स्किल्स आनी चाहिए मेरे लिहाज से क्योंकि अगला दौर ही सारा एआई का वा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस सीख लो अगर आप लोगों ने अब तो कच्ची पक्की ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ भी यही सिखाई जा रही है कि एआई ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ यूज करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे रैपिंग अप ये लास्ट स्लाइड आपने लगे थे मुझे लगता है I just want to wrap up in summary plants use the power to important biotechnology its numerous applications and ethical consideration involve emphasis its growth significance in agriculture and conservation तो समझ आइए क्या होती है टिश्यू कल्चर सिंपल है आसान है ठीक है इट्स अ वे ऑफ डूइंग समथिंग एल्स ठीक है तो अब आप लोगों की अटेंडेंस कैसे लगाई जाए